हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था शक वंश के बारे में और आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया के एक नए टॉपिक कुषाण वंश के बारे में, अर्थात कुषाण डायनेस्टी के बारे में आज बात करेंगे। कुषाण वंश के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल 30 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक रहा था। अब सबसे बड़ी बात तो इनका संस्थापक कौन था। इसका संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। कौन था इसका संस्थापक? कुजुल कडफिसेस इसका संस्थापक था। अब कुषाणों की बात करें तो कुषाण क्या थे? जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में एक यूची कबीला है। कौन सा? मध्य एशिया में एक यूची कबीला है। उसकी कई शाखाएं और कई शाखाओं में से एक शाखा है कुई शुआंग, अर्थात कुई शुआंग उस शाखा से संबंधित थे। तो कुषाण क्या थे? मध्य एशिया में जो यूची कबीला था तो उसकी कुई शुआंग शाखा से संबंधित थे। अब बात करें तो पहले शक आए। शक जब भारत छोड़ के चले गए या भारत में उनका समापन हो गया तो उसके पीछे कौन आया? कुषाण, अर्थात कुषाण शकों के पीछे भारत आए थे, अर्थात उसके बाद में। अब कुई शुआंग क्या है? मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जो हमने शकों के अंदर भी देखा था। अब बात करते कुषाण वंश के अंदर हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात किन किन शासकों के बारे में पढ़ेंगे कुषाण वंश के। अब कुषाण वंश के शासकों की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुजुल कडफिसेस के बारे में, या कडफिसस भी कह सकते हैं, कुजुल कडफिसस भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे तो विम कडफिसेस की, फिर बात करेंगे कनिष्क की और फिर बात करेंगे हुविश की। तो इस तरह हम कुषाण वंश के 4 शासकों के बारे में पढ़ाई करेंगे। एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुजुल कडफिसेस की। कुजुल कडफिसेस की बात करें तो कुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुजुल कडफिसेस ने क्या थी? कुषाण वंश की स्थापना की थी। और बात करें कुजुल कडफिसेस को पहला कडफिसेस या पहला कडफिसेस भी कहते हैं, अर्थात पहला कडफिसेस कौन था? कुजुल कडफिसेस। अब इसके बाद बात करें तो दूसरा कडफिसेस कौन था? विम कडफिसेस। विम कडफिसेस की बात करें तो भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? विम कडफिसेस। तो दुनिया में कुषाण वंश की स्थापना तो कुजुल कडफिसेस ने की थी और भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? विम कडफिसेस ने। और विम कडफिसेस को क्या बोलते थे? दूसरा कडफिसेस। विम कडफिसेस को क्या बोलते थे? दूसरा कडफिसेस। तो हमने 2 कडफिसेस के बारे में बात कर ली, एक तो कुजुल कडफिसेस और दूसरा विम कडफिसेस। अब विम कडफिसेस को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी उसकी बात करें तो विम कडफिसेस को महेश्वर की उपाधि दी गई थी। विम कडफिसेस को क्या था? महेश्वर की उपाधि दी गई थी। विम कडफिसेस क्या था? भगवान शिव का भक्त था। क्या था? भगवान शिव का भक्त था विम कडफिसेस। इसलिए विम कडफिसेस को महेश्वर की उपाधि दी गई थी, अर्थात उसको महेश्वर क्यों कहा जाता था? क्यों? क्योंकि विम कडफिसेस क्या था? भगवान शिव का भक्त था। अब विम कडफिसेस की बात करें तो विम कडफिसेस के जो सिक्के हैं उनके ऊपर शिव, नंदी, त्रिशूल और डमरू इस प्रकार के चित्र मिलते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि वह भगवान शिव का भक्त था, क्योंकि शिव, नंदी, त्रिशूल, डमरू इस प्रकार के प्रतीक भगवान शिव से संबंधित माने जाते हैं। फिर विम कडफिसेस की बात करें तो यह पहला कुषाण शासक था। विम कडफिसेस क्या था? पहला कुषाण शासक था जिसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। विम कडफिसेस कौन था? पहला कुषाण शासक था जिसने क्या किया था? भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अब बात करते हैं कनिष्क की। किसकी? कनिष्क की बात करें तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। कनिष्क क्या था? कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। कौन? कनिष्क। अब कनिष्क की बात करें तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क, इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी में। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। अब 78 ईस्वी में भारत में शक संवत शुरू हुआ था। शक संवत कब शुरू हुआ था भारत में? 78 ईस्वी में। और उसी समय कनिष्क का राज्याभिषेक भी हुआ था। वर्तमान में भारत सरकार कौन सा कैलेंडर मानती है? अर्थात भारत सरकार शक संवत को भारतीय का राजकीय संवत मानती है। अब कनिष्क की बात करें तो कनिष्क ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया था। और पुरुषपुर की बात करें तो वर्तमान में कहाँ है ये पुरुषपुर? पुरुषपुर को वर्तमान में पेशावर कहते हैं, अर्थात पेशावर हमारे पाकिस्तान में एक जगह है जिसको पहले क्या बोलते थे? पुरुषपुर। अर्थात पुरुषपुर का वर्तमान नाम क्या है? पेशावर। अब पेशावर की बात करें तो पेशावर पाकिस्तान का एक शहर है। फिर ये तो हमने पुरुषपुर को तो उसने पहली राजधानी बनाई, फिर दूसरी राजधानी कहाँ बनाई उसने? तो उसने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। तो कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? मथुरा के अंदर।
अब मथुरा की बात करते हैं। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश में एक मथुरा जिला है, वहाँ पे। अब कुषाण वंश की बात करते हैं। कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसने लगभग सारे उत्तर भारत को जीत लिया था। जितना भी उत्तर भारत का एरिया है उस सारे उत्तर भारत को लगभग कनिष्क ने जीत लिया था। और कनिष्क ने फिर क्या किया, जो पाटलिपुत्र है उस पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र को भी जीत लिया। पाटलिपुत्र मतलब हमारा पटना, जो बिहार राज्य की राजधानी है। अर्थात पटना को पहले क्या बोलते थे, पाटलिपुत्र। वर्तमान में पटना कहाँ है, बिहार राज्य की राजधानी है। फिर बात करें तो कनिष्क को है ना पाटलिपुत्र से क्या मिला, बुद्ध का भिक्षा पात्र, जहाँ महात्मा बुद्ध भिक्षा लेते थे। अश्वघोष, अनोखा मुर्गा। तो इस तरह कनिष्क को 3 चीज़ें मिली वहाँ से, बुद्ध का भिक्षा पात्र, अश्वघोष नामक विद्वान और एक अनोखे प्रकार का मुर्गा। शायद उनको कड़कनाथ मिला होगा वहाँ, जो जिनका मांस भी काला होता है, रक्त भी काला होता है। इसके बाद हम बात करें तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, जो कश्मीर के ब्राह्मण हैं कल्हड़, उनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था राजतरंगिणी, उसमें क्या है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो उसके अनुसार क्या, कनिष्क ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। कनिष्क ने क्या किया था, कश्मीर पर आक्रमण किया था और कश्मीर को भी जीत लिया था। तो राजतरंगिणी के अनुसार बात करें तो कनिष्क ने क्या किया था, कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर को भी जीत लिया। अब कनिष्क ने कश्मीर को जीतने के बाद कश्मीर में क्या किया, कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। कौन सा शहर, कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था कश्मीर में। अब राजतरंगिणी की बात करें जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई किताब है, अर्थात राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़। अब कनिष्क ने क्या किया, जो मध्य एशिया और रेशम मार्ग दोनों पर ही अधिकार कर लिया था। क्या आपको पहले भी बताया गया था, रेशम मार्ग भारत से होकर गुजरता था और लगभग मध्य एशिया का जो एरिया है उसको कनिष्क ने जीत लिया था। अब कनिष्क की बात करें तो एक बानचाओ वाली सेना थी। कौन सी, बानचाओ कह लो चाहे उसको पांचाओ कह लो, इसके नेतृत्व वाली एक चीनी सेना थी। जब इससे इसकी कनिष्क लड़ाई हुई तो इसने पांचाओ और बानचाओ दोनों को ही हरा दिया, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि चीनी भाषा में पांचाओ बानचाओ प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम जैसा ही होता है। अब कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के द्वारा जो बानचाओ को हराया गया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी एक जानकारी होती है हमें एक राबाटक शिलालेख है। कौन सा, राबाटक शिलालेख, जिसको अभिलेख भी कह सकते हैं या राबाटक अभिलेख भी कह सकते हैं, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब राबाटक अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ है, ये हमारे अफगानिस्तान के राबाटक नाम की जगह है, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी कि हमें कनिष्क ने बानचाओ या पांचाओ के जो नेतृत्व वाली चीनी सेना थी इसको हरा दिया था। इसके आगे हम बात करें, ये आपके सामने कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, इस पुस्तक का एक पिक्टोग्राफ है जो आप देख सकते हैं। अब बात करें बानचाओ या पांचाओ की, तो बानचाओ क्या था, जो चीनी सेना थी उसका एक महान सेनापति था। बानचाओ क्या था, जो चीनी सेना थी उसका एक महान सेनापति था। और कनिष्क क्या था, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका अनुयायी था। आप जान सकते हैं कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएँ थी, एक हीनयान और महायान। उसमें एक शाखा थी महायान, उसके जो अनुयायी थे कौन, कनिष्क था। अब कनिष्क के सैनिकों ने क्या किया, कनिष्क की हत्या कर दी थी। तो कनिष्क की हत्या किसने की थी, कनिष्क के सैनिकों ने ही कनिष्क की हत्या कर दी थी। अब बात करें, कनिष्क एक महान राजा था, इसलिए क्या, कनिष्क जो महान राजा होते हैं उनके दरबार में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम बात करें किनकी, जो दरबारी विद्वान है। कनिष्क के दरबार में विद्वान कौन कौन से थे, एक तो वसुमित्र, फिर नागार्जुन, अश्वघोष और चरक। अश्वघोष और चरक ये क्या थे, हमारे कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वसुमित्र की। वसुमित्र की बात करें तो ये क्या था, कनिष्क के दरबार का विद्वान था। वसुमित्र के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, वसुमित्र के द्वारा विभाषा शास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी गई, विभाषा शास्त्र नाम की किताब लिखी गई, किसके द्वारा, वसुमित्र के द्वारा। अब वसुमित्र क्या था, चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसका क्या था, अध्यक्ष था। वसुमित्र क्या था, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। अगले विद्वान की बात करें तो अगला विद्वान था हमारा नागार्जुन। नागार्जुन क्या था, जो कुषाण वंश के शासक थे ना कनिष्क, उसका दरबारी विद्वान था। अब नागार्जुन ने क्या लिखा है, इसने लिखी है माध्यमिक कारिका या माध्यमिक कारिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, नागार्जुन के द्वारा। तीसरा विद्वान आता है हमारा अश्वघोष। तीसरा कौन सा विद्वान आता है, अश्वघोष। तो अश्वघोष ने कुषाण वंश के शासक कनिष्क का दरबारी विद्वान था। और अश्वघोष ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, हमारी जैसे सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण,
सूत्रालंकार और बुद्ध चरित्र। अर्थात अशोक घोष ने कौन कौन सी किताबें लिखी है? सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार और बुद्ध चरित्र। तो इस तरह 4 किताबें लिखी है किसने? अशोक घोष ने। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सौंदरानंद की। सौंदरानंद की बात करते हैं, अशोक घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो अशोक घोष ने 4 किताबें लिखी है। खास बात देखें बुद्ध चरित्र की, तो अशोक घोष की जो बुद्ध चरित्र है उस पुस्तक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अर्थात बौद्ध धर्म के अंदर यदि आपको कुछ भी जानना है तो लगभग सारी जानकारी कहाँ से मिल जाती है आपको? बुद्ध चरित्र से। तो अशोक घोष की जो बुद्ध चरित्र है, सूत्रालंकार है, सारीपुत्र प्रकरण और सौंदरायण, इनको आप याद कर सकते हो। तो हम कुछ पुस्तकों के आपको पिक्टोग्राफ दिखा सकते हैं कि कौन कौन सी किताब है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सौंदरानंद महाकाव्य की। आपके सामने है अशोक घोष के द्वारा रचित कौन सी? सौंदरानंद महाकाव्य, जिसका हिंदी अनुवाद किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं चरक। चरक की हम बात करें, चरक क्या था? कुषाण वंश का शासक जो कनिष्क था ना, उसका दरबारी विद्वान था। चरक क्या था? कुषाण वंश के शासक कनिष्क का दरबारी विद्वान था। और चरक के द्वारा चरक संहिता नामक किताब लिखी गई थी। चरक ने कौन सी किताब लिखी थी? चरक संहिता। तो ये आप हमारे महर्षि चरक को भी देख सकते हैं और इनकी जो चरक संहिता है उसको भी देख सकते हैं। चित्र से आपको साफ समझ आता होगा कि ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पुस्तक है। अब बात करते हैं चरक संहिता की। तो चरक संहिता पुस्तक में क्या आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। अर्थात चरक संहिता आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध किताब है। चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध किताब है। और चरक संहिता किस में लिखी गई है? नाम से पता चलता है, तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई। अब जहाँ चरक हो वहाँ सुश्रुत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अब बात करेंगे किसकी? सुश्रुत की। तो सुश्रुत की बात करते हैं, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक? सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक लिखी गई है। और सुश्रुत क्या था? सुश्रुत था एक शल्य चिकित्सक अर्थात सर्जन, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? सर्जन। तो चरक संहिता तो आयुर्वेद की एक पुस्तक थी और सुश्रुत संहिता क्या थी? एक शल्य चिकित्सा से संबंधित पुस्तक। क्या आपको सुश्रुत संहिता के बारे में हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये हमारे महर्षि सुश्रुत थे और इनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता। अब बात करते हैं सुश्रुत संहिता के बाद में। तो सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद और जो शल्य चिकित्सा है, क्या सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा, इनकी जानकारी हमें मिलती है। अब सुश्रुत संहिता पुस्तक है, इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो सुश्रुत संहिता ग्रंथ की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो हमने अब कनिष्क के बारे में तो देख लिया, कनिष्क के दरबारी विद्वानों के बारे में भी देख लिया। अब बात करते हैं हुविश की। किसकी? अगले शासक हुविश की बात करते हैं। हुविश क्या था? कुषाण वंश का शासक था और ये भगवान विष्णु का अनुयायी था। इससे पहले हमने देखा था तो कनिष्क था, वो कनिष्क क्या था? कनिष्क भगवान बुद्ध का अनुयायी था। इससे पहले क्या था? विमकड़फिसस। विमकड़फिसस क्या था? भगवान शिव का अनुयायी था। तो इस तरह हम देखते हैं प्रत्येक शासक अपने अनुयायियों को बदल रहा है। तो हुविश क्या था? भगवान विष्णु का अनुयायी था। हुविश भागवत धर्म को मानता था या भागवत धर्म में विश्वास रखता था। और ये हमें कैसे पता चलता है? हुविश के जो सिक्के थे, जो चतुर्भुज विष्णु के चित्र उस पर मिलते हैं, अर्थात उसमें 4 हाथ वाले विष्णु के चित्र मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है हुविश क्या था? भागवत धर्म में विश्वास करता था। अब हमने चारों शासकों के बारे में देख लिया। अब कुषाण वंश की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कुषाण वंश की कुछ विशेषताओं में बात करें तो पहला, सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण वंश के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए, जो भी शुद्ध 24 कैरेट शुद्ध। भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक किसने चलाए थे? विमकड़फिसस ने। तो किसने चलाए थे? विमकड़फिसस ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अब कुषाण शासकों ने क्या किया था? देवपुत्र या देवप्रिय नाम की उपाधि धारण की थी। देवपुत्र या देवप्रिय की उपाधि धारण की थी। कुषाण वंश के जो शासक थे वो मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करवाते थे। ये क्या करते थे? मंदिर में खुद की मूर्तियां लगवा देते थे। आगे बात करें तो कुषाण वंश के समय में भारत में चमड़े के जूतों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। अर्थात भारत में कौन से जूते? चमड़े के जूते बनने और पहनना शुरू हो गया था। कुषाण वंश के समय में भारत में सिले हुए कपड़ों का प्रचलन भी शुरू हो गया था। अर्थात पहले तो केवल लपेटा जाता था, लेकिन कुषाण वंश के आते ही सुई धागे लग गए और कपड़े सिले जाने शुरू हो गए थे। अब कुषाण वंश के समय क्या था? भारत में लोग घोड़े की जो काठी होती है,
घोड़े पे काठी लगाना शुरू कर दिया। अर्थात इससे पहले घोड़ा वैसे ही चलाया जाता था बैठकर, लेकिन कुषाणों के आने के बाद जो घोड़े के ऊपर जो काठी लगाई जाती है जिसपे लोग बैठते हैं, उसकी प्रथा शुरू हो गई थी। इस तरह आज के लेक्चर में हमें कुषाणों के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी की। इससे पहले हमने 4 शासकों अर्थात हुविष्क के बारे में बात की। इससे पहले हमने 4 जो हमारे दरबारी विद्वान थे उनके बारे में बात की, कनिष्क के बारे में बात की, कुजुल कडफिसस, भीम कडफिसस के बारे में बात की। तो इस तरह मैंने आज के लेक्चर में कुषाण वंश की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में देखा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।